स्टार्ट हुई हैं वो 7 अप्रैल से यानी कि कल से स्टार्ट हुई हैं। आज दूसरी कक्षा प्यारे दोस्तों आप लोगों की है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आप लोगों का रहने वाला है। आगे अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्त, एक बात आती है, रीरी जो वर्ण होता है उसकी बात आती है, तो उससे संबंधित मैं कुछ पॉइंट प्यारे दोस्तों आप लोगों के बीच रखूंगा। एक प्रश्न मैंने देखा यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था कि री जो वर्ण है, ये वाला जो वर्ण है आप लोग, री से रीरी, ये जो वर्ण है, ये वर्ण किस स्वर के बाद आता है या किन दो स्वरों के मध्य में आता है, ऐसा प्रश्न प्यारे दोस्तों देखने के लिए मिला है यूपीएसआई की परीक्षा में। ठीक है, तो उसमें जो बना है, इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी आप लोगों को। इसका जो प्रयोग होता है मेरे दोस्त, वो हमारा किस में होता है, तत्सम शब्दों में होता है, ध्यान रखना। किसमें होता है, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये इस तरीके से लगा होता, जैसे मैंने लिखा कृपा, तो कृपा में ये जो है ना मेरे दोस्त, ये री की मात्रा है आप लोगों, ये क्या है, री की मात्रा है आप लोगों की। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से किसकी, कि सर ये किसके बीच में आता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं स्वर की, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो यहां देख लीजिएगा, ए, आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और क्या आएगा फिर इसके बाद, री से री, और फिर क्या आएगा, ए से एड़ी, आई से एनक, औ से और औ। ये मेरे दोस्त आता। तो आपसे जो प्रश्न बना था वो क्या बना था, वो ये बना था, किन दो स्वरों के मध्य आता है। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, किन दो स्वरों के मध्य आता है, एक बड़ा ऊ है और ये एक आप लोगों की ऐसे एड़ी, इन दोनों स्वरों के मध्य में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, ये री से री, ये मिलकर किन किन के योग से मिलकर बनता है, ये भी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट है आप लोगों के, यहाँ देख सकते हैं आप लोग मेरे दोस्त। देखिए री वर्ण जो है ये किसके योग से मिलकर बनता है आप लोगों का, एक तो रे, रे के नीचे हल लगेगा, तभी ये क्या कहलाएगा, रे अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, व्यंजन है। ध्यान देना, रे अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, वो व्यंजन है आप लोगों का। और व्यंजन को अगर हमें स्वर रहित करना है तो हम क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये ई, ये इस समय जो है ये स्वर रहित व्यंजन कहलाएगा। या फिर आप इसको शुद्ध व्यंजन भी कह सकते हो, क्योंकि इसके नीचे हल लग गया है, हलंत लग गया है। ठीक है, तो ये मिलकर बनता है इस तरीके से। और आगे मेरे दोस्त मैंने बताया कि री का मात्रात्मक चिन्ह जो होता है ये इस तरीके से संकेत होता है, जैसे कृपा है, पृष्ठ है, मृत है इत्यादि व्यंजनों में के संयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह वर्णमाला में, ध्यान देना ये पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ध्यान देना। उसने कहा कि यह वर्णमाला में बड़ा ऊ और ये जो ए है ना, इसके मध्य का स्वर होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को लिख करके भी दिखाया है। ये पूछा गया, ध्यान रखना इस बात का। आगे दिया है, हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम किसके बाद आता है, किसके पश्चात आता है, ऐसा भी मेरे दोस्त आप लोगों से प्रश्न बन सकता है। जैसे अक्षर छह छत्रीय वाला जो व्यंजन होता है, इसके ऊपर प्रश्न आया है, सेम इसी के ऊपर प्रश्न आ सकता है आप लोगों का, कि री जो वर्ण है आप लोगों का हिंदी शब्दकोश में किस इसका क्रम किसके बाद आता है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ऊ जो है, ये बड़ा ऊ जो है, इसके बाद इसका क्रम आता है और इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट आता है मेरे दोस्त हमारा, जो स्वरों का पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वरों के उसको पढ़ रहे हैं। तो भाई आगे अगर बात करूंगा तो क्या आएगा, जीभ के आधार पर, यानी कि जीभा कह दो या जीभ कह दो, या फिर मेरे दोस्त क्या कह दो, प्रयत्न कह दो, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, आधार पर। तो मेरे दोस्त आपको पता चलेगा कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार आप लोगों के होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आपको बता दूं, एक पॉइंट आता है आप लोगों का मेरे दोस्त, जिसको हम कहते हैं क्या, जीवा या प्रयत्न के आधार पर। जीवा या प्रयत्न के आधार पर पूछा है तो प्यारे दोस्त तीन लगाना आपको, अग्र मध्य और पश्च। क्या होंगे, अग्र मध्य और पश्च। ठीक है, वो व्रतमुखी के आधार पर होते हैं, अव्रतमुखी और व्रतमुखी दो प्रकार। तो कौन कौन से होंगे, एक होगा अग्रस्वर, ठीक है,
एक क्या होगा मेरे दोस्त, अग्र स्वर। अब अग्र से ही पता चल गया, अग्र से ही पता चल गया क्या, आगे का भाग, मतलब आगे का भाग। मतलब अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं मेरे दोस्त, तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी, इसकी परिभाषा बनेगी आप लोगों की कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर जीव का अग्रभाग यानी कि जीव का आगे का भाग कार्य करता है या कार्यरत रहता है, ठीक है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर हम लोग कहते हैं। परिभाषा बनेगी कि जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में जीव का, मैं दिखाऊंगा कहां पर अग्र होता है, कहां पर मध्य और कहां पर पश्च, जीव का अग्रभाग, जीव का अग्रभाग कार्यरत होता है, कार्यरत होता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्त, अग्रस्वर कहते हैं। आगे बात करूं, सर कौन कौन से होते हैं अग्रस्वर के अंतर्गत जो आते हैं, मेरे दोस्त उदाहरण में मैं आप लोगों को बता दूं, जो अग्रस्वर में आएंगे, एक तो छोटी ई, एक बड़ी ई आएगा, ए से एड़ी, ऐ से एनक, ये मेरे दोस्त आप लोगों के अग्रस्वर के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे, ये मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आएंगे, अग्रस्वर के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मैं इसका डायग्राम भी, यानी कि आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रख। आगे देखो, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त मध्य स्वर की, इसकी बात करूंगा मैं, मध्य स्वर की, तो भाई मध्य स्वर की परिभाषा क्या होगी, यानी कि जिनके उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्यरत हो, क्या बनेगी, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, यहां पर भी कर दो चाहे तो, इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में जीव का, उच्चारण करके भी देखना आप लोग, जीव का मध्य भाग, मध्य भाग कार्यरत होता है, कार्यरत होता है, उन्हें मध्यस्वर कहते हैं, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। दोस्त केवल एक ही होता है मध्य स्वर आप लोगों का, केवल क्या होता है, एक ही होता है मध्य स्वर, और वो क्या होता है आपका ए। इसी को ही हम लोग उदासीन स्वर भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। इसी को ही केंद्रीय स्वर और इसी को ही उदासीन स्वर कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद 3 नंबर पर आता है आप लोगों का पश्च, और पश्च से आप लोगों को बोध हो गया होगा, पश्च का मतलब होता है पिछला, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग कार्यरत होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। मैंने कहा जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का, जीभ का पिछला भाग, पिछला भाग कार्यरत, कार्यरत होता है, होता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन देखने के लिए मिलेंगे मेरे दोस्त आप लोगों को, उदाहरण में लिखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन देखने के लिए मिलेंगे मेरे दोस्त, वो मिलेंगे आप लोगों को, एक तो बड़ा आ मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगा आपको ऊ छोटा, एक बड़ा ऊ प्यारे दोस्त देखने के लिए मिलेगा, और एक मिलेगा ओ,
और एक मिलेगा औ, एक मिलेगा मेरे दोस्त अपवाद में जो आगत स्वर होता है, ये इस तरीके से आता है, जो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे ऑफिस, ऑफिस लिखा है ना, जो इस तरीके से ये आगत स्वर कहलाता है, ये अपवाद में आता है, इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर संख्या पूछी जाएगी तो ध्यान रखना 3 और 2 5 ही होती, ये अपवाद में आता, इसको नहीं जोड़ते हैं, ये बात ध्यान। ठीक है दोस्त, क्लियर है? चलिए आगे देखो, अगला पॉइंट मेरे दोस्त क्या होगा आप लोगों का। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया अग्र मध्य और पश्च, देखिएगा ये इस तरीके से होता, ये आप लोगों की जीभ है मेरे दोस्त, ये क्या है आप लोगों की जीभ। अब इस जीभ जीभ निकली हुई है, तो देखो जहां जहां पर प्यारे दोस्त आप लोगों का ये निशान है तीर का, ये देखिए आगे का भाग है जीभ का, ये रहा जीभ का जो है ये आगे का भाग है, इसको अग्रस्वर बोला है, छोटी बड़ी ए और आई, यानी कि जो डबल मात्रा का बोध कराती है उसका बोध बोलेंगे। आगे दूसरा दिया है, ये प्यारे दोस्तों आपका मध्य स्वर होता है, और मध्य स्वर ए होता है, इसी को ही मेरे दोस्त केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, इसी को ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर भी हम इसी को ही कहते हैं। आगे दिया है लास्ट में पीछे का जो भाग होता है पश्च स्वर, यहां देख लीजिएगा आप लोगों के सामने बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ होता है, ये किसके अंतर्गत आता है आप लोगों का मेरे दोस्त, पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। ये है आप लोगों का जीभा, या फिर मेरे दोस्त आप लोग कह सकते हो प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक 3 प्रकार आप लोगों के होते हैं। नेक्स्ट है आगे, इसके बाद अगला पॉइंट मेरे दोस्त देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, जो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे अभी भैया जी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर उच्चारण के आधार पर हम स्वरों की संख्या 10 लगाएंगे कि 11 लगाएंगे, मेरे दोस्त 10 लगाएंगे। इसको यहां पर देखिएगा, ये उच्चारण के आधार पर ही है आप लोगों के, क्या है, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वर मेरे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझिएगा इन दोनों को भी। एक तो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा, आवृतमुखी, एक क्या होता है, आवृतमुखी होता है, आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर होता है। अब आप इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे सर, आवृतमुखी की परिभाषा क्या बनाएंगे, देखिए आवृतमुखी स्वर उसको कहेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी नहीं होते हैं। मैंने कहा जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी नहीं होते हैं, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार, गोलाकार या व्रतमुखी, व्रतमुखी, व्रतमुखी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। इतनी बात क्लियर। उदाहरण के तौर पर सर कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंतर्गत, जो मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको आवृतमुखी के, जिसमें वृत्ताकार यानी कि होठ जो है गोलाकार स्थिति में नहीं आएंगे आप लोगों के। एक आएगा आप लोगों का ऐसे अनार, आ से आम, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, मेरे दोस्त ये होते हैं आप लोगों के आवृतमुखी स्वर। ये क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या आप लोगों के सामने 6 है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। नेक्स्ट नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं, उसको बोलेंगे मेरे दोस्त व्रतमुखी स्वर। क्या बोलेंगे, व्रतमुखी स्वर मेरे दोस्त हम लोग बोलेंगे। अब इसकी परिभाषा जस्ट इसकी उल्टी होगी, इसकी जो परिभाषा है जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार
जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में होठ गोलाकार, गोलाकार या व्रतमुखी होते हैं, या व्रतमुखी होते हैं, ते हैं, उन्हें, उन्हें व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर कहते हैं, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त, जैसे अगर मैं बात करूं, क्या देखो कौन कौन से बचे आप लोगों के, एक तो बचा ऊ छोटा, एक बचा बड़ा ऊ, एक बचा मेरे दोस्त ओ, और एक बचा है आप लोगों का औ। ये होते हैं 4। यानी कि इनकी जो संख्या होती है मेरे दोस्त वो कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि व्रतमुखी की संख्या 4 होगी, आव्रतमुखी की संख्या 6 होगी। आप लोगों को मैंने जब शुरू में ही बताया था कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है मेरे दोस्त 10 होती है, और आप लोगों के सामने 6 और 4 अगर टोटल योग करोगे इनका तो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 10 हो जाएगी। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रख लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, मैं सारी चीज एकदम सीक्वेंस वाइज लेकर के चल रहा हूं मेरे दोस्त, इस बात से बेफिक्र रहना आप सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। इस बात से सभी विद्यार्थी बेफिक्र रहना, आप बेफिक्र रहना, ठीक है। चलिए आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, यहां ध्यान देना, ठीक है। ये तो था किसके आधार पर, ये था होठ के आधार पर, यानी कि उच्चारण के आधार पर। ओस्ट मतलब होठ को बोलते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, जिसको हम बोलते हैं मुख खुलने या फिर मुख विवर के आधार पर। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, जिसको मुख खुलने, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 4। आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आ को यहां पर अपवाद में रख देते हैं, आ को यहां पर अपवाद में रख देते हैं, लेकिन काउंट हमारे 4 ही होंगे, ये बात ध्यान रखना। मतलब हम गिनेंगे किनको, 4 को ही गिनेंगे। ये पॉइंट आप दिमाग में रखना है आप सभी को। पहला पॉइंट मतलब पहला नंबर क्या होगा आप लोगों का, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर समृत स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समृत स्वर। भाई देखो इसकी परिभाषा आ जाती है आप लोगों को पूछने के, तो परिभाषा का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है सभी विद्यार्थियों को। समृत स्वर की बात करूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख हमारा क्या रहता है मेरे दोस्त, बंद रहता है। मैंने बोला जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख बंद रहता है, मुख बंद रहता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। अगर लिखी हुई लिपि मेरे दोस्त आप लोगों को समझ में ना आ रही हो तो जरूर बता देना, थोड़ा और बदलाव करके लिख देंगे दोस्त, ठीक है। मैंने कहा इसके उदाहरण में कौन कौन से होंगे, 4 आते हैं मेरे दोस्त। छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, और छोटा ऊ आएगा, और बड़ा ऊ आएगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मेरे दोस्त हम लोग कर सकते हैं सुई से। किससे कर सकते हैं, सुई से। सुई में सू में आ गया ऊ से आ जाएंगे दोनों ऊ, और ई से आ जाएंगे दोनों ई। अर्थात ये क्या कहलाएंगे आप लोगों के मेरे दोस्त, समृत स्वर। यानी कि अगर इनका उच्चारण करेंगे मुख हमारा क्या रहेगा, बंद रहता। कैसे, ई ई ऊ ऊ, ई ई और ऊ और ऊ।
बात खत्म। आगे बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से 2 नंबर, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका अर्ध संवृत्त स्वर। संवृत्त की अपेक्षा, इसकी संवृत्त की अपेक्षा, संवृत्त की अपेक्षा थोड़ा, उच्चारण मैंने सही किया था लेकिन लिखा गलत गया, अपेक्षा थोड़ा खुलता है, थोड़ा खुलता है, उन्हें अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। उन्हें अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। एक से लिखा गया था, माफी चाहूंगा। देख लीजिएगा यहां पर उदाहरण इसका क्या होगा, सिर्फ एक ही होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है आप लोगों का आ। केवल क्या होता है मेरे दोस्त, आ होता है। ठीक है, केवल क्या होता है, आ होता है। आपको मैं ये जो ई वाले हैं ना, ये इसको बहुत मैंने कहा मुख बंद रहता, मुख बंद में भी हम इनको उच्चारण करके दिखा देंगे। जैसे ई उ उ, ई उ उ उच्चारण कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा थोड़ा खुलता है, आ, यहां देख लीजिएगा आ, तो क्या है मेरे दोस्त, मुख क्या हो रहा है, खुल रहा है। मुख क्या हो रहा है दोस्त, खुल रहा है। ये चीज का भी विशेष ध्यान देना है आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, इसके बाद आगे क्या आता है, विव्रत आता है आप लोगों का अगला पॉइंट। 3 नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, विव्रत स्वर। क्या होगा मेरे शेर, विव्रत स्वर। इसकी परिभाषा है वो जो ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है। ठीक है, जिन हो रहा, देखो भाई मैंने कहा ध्यान से समझो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा भाई, गलत हो रहा है, मैं पता है, मुझे पता है, मैं आज थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरी, उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा, मैंने कहा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त की अपेक्षा थोड़ा खुलता है, उसको बोलते हैं मेरे दोस्त ए और ओ होता है। अर्थात अगर मैं बात करूं इसकी शॉर्ट ट्रिक में, अगर मैं बात करूं, ओए बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ओए एक साथ। जैसे मैं कह दूं कोई व्यक्ति दूर दूर हो, जैसे कोई व्यक्ति दूर हो मेरे दोस्त, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं ओए लड़के इधर आना, ओए लड़के इधर आना। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का अर्ध संवृत्त स्वर हो जाएगा। ठीक है भाई, तबीयत खराब है थोड़ी सी, तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, मैंने सुधार कर लिया है। आगे देखो इसके बाद क्या है मेरे दोस्त, आपका आता है विव्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, देख लीजिएगा आप ध्यान से, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, गर्म पानी लिया, अधिक खुलता है, उन्हें उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। उन्हें विव्रत स्वर कहते, सबसे अधिक यहीं पर खुलेगा मेरे दोस्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आ होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्त किस तरीके से, कि फिल्मों में देखा होगा, ठीक, फिल्मों में मेरे दोस्त किस तरीके से देखा होगा, जैसे फिल्मों में भूषा लगता था, पुरानी फिल्मों की अगर मैं बात करूं, तो उसके मुंह से क्या निकलता था, आ, इस तरीके से, और वो दूर जा करके पड़ता था। ठीक है, तो वो किसका बोध कराता था, आप लोगों का विव्रत स्वर का बोध कराता था, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, अधिक इसी में ही मेरे दोस्त खुलता है। ये बात का ध्यान विशेष तरीके से रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त अगले पॉइंट पर, इसके बाद आता है अर्ध विव्रत स्वर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या मिलेगा देखने के लिए, वो मिलेगा मेरे दोस्त अर्ध विव्रत स्वर। अब अर्ध विव्रत स्वर किसको कहेंगे उसको ध्यान में रखना है। स्लाइड ले लेता हूं एक, देखिए 4 नंबर पर आएगा आपका अर्ध विव्रत स्वर।
क्या आएगा दोस्त, अर्धविवृत स्वर आएगा। अब इसकी परिभाषा, इसकी अपेक्षा क्या होगी, विवृत स्वर की अपेक्षा, जिनके उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में, विवृत स्वरों की तुलना में, स्वरों की तुलना में, तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है, थोड़ा कम मुख खुलता है, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। उन्हें अर्धविवृत स्वर, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं, कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर कौन कौन से होंगे। एक तो मेरे दोस्त आप लोगों का ए आ जाएगा, ए से एड़ी, और औ से औरत, और आगत व्यंजन का अपवाद में मेरे दोस्त आता है, लेकिन इसको गिनते नहीं है, बस केवल इसमें कितने होते हैं, 3 ही होते। इसमें कितने होते हैं मेरे दोस्त, जो 3 ही होते हैं, बस इतना विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, इतनी बात क्लियर। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं एक लोगों को, क्योंकि भाई परिभाषा बोलते समय लिखा कुछ गया है, उसके लिए मैं माफी आप लोगों से चाहूंगा। ध्यान से देखिए दोबारा से। मैंने कहा समृद्ध स्वर, यह है आप लोगों का मुख खुलने या फिर मुख विवर के आधार पर 4 प्रकार आप लोगों के होते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर देखो, मैंने कहा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। भाई देखो, गलती हर किसी से हो जाती, मैं भी एक इंसान तुम्हारी तरह ही हूं। ठीक है, ओमार सीट अगर आप भरते हो तो ओमार सीट में अगर आप लोग किसी प्रश्न को करते हो तो किसी प्रश्न को करते समय आप लोग कुछ सोचे कुछ और भर कुछ और दिया जाता, तो वही बात यहां पर हो रही है, उसके लिए मैंने बोल दिया है भाई, फिर से दोबारा से बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अब मैं, ये भी बात है कि भाई मैं अभी ना पढ़ा रहा हूं, ये चीज मैंने पहली बार ना पढ़ाई, ये चीज मैंने पहले भी पढ़ाई है। ठीक है ना, तो उस चीज को भी ध्यान रखो। मैंने कहा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है तो उसे हम मेरे दोस्त समृद्ध स्वर कहते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है क्या मेरे दोस्त, सुई, सुई में यहां पर ऊ है तो दोनों ऊ हो जाएगा, ई है तो दोनों ई हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है, अगला पॉइंट क्या रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा, इनकी अपेक्षा थोड़ा खुलता है, तो उसको ए और औ यानी कि ओ एक साथ कह देंगे, हम ओ एक साथ कह देंगे, ये भी हो जाएगा। आगे विवृत स्वर होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे मेरे दोस्त विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ मैंने आप लोगों को बताया है, आ का उच्चारण करते हैं तो मेरे दोस्त क्या हो जाता है, ये विवृत स्वर हो जाता है। और अर्ध विवृत की बात करूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत की स्वरों की तुलना में क्या होता है मेरे दोस्त, तो थोड़ा कम मुख खुलता है, जैसे ए है, ऐ और ओ, ये हो जाएगा। ये अपवाद में इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गिनती में हम केवल किसको ध्यान देंगे, बस केवल 3 को ध्यान देंगे। ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आगे विशेष ध्यान आप लोगों को भी रखना है, मैं तो रखूंगा। यहां देख लीजिएगा आप लोगों के, इसमें आ जाएगा आप लोगों को किस तरीके से, वो आपके सामने है। इसमें ए नहीं है, मैं ए को यहां पर लिख देता हूं, ए को यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां देख लीजिएगा आप लोगों के सामने, यहां दिया है जीवा की ऊंचाई के आधार पर भी आ सकता है। ये पॉइंट क्या आ सकता है मेरे दोस्त, जीवा की ऊंचाई के आधार पर मेरे दोस्त ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक, या फिर मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर भी ये पॉइंट आ जाएगा। आप लोगों के सामने समृद्ध स्वर की बात करूं तो दोनों ई हैं, दोनों ऊ हैं। अर्ध समृद्ध की बात करूं तो क्या होंगे, ए और ओ होगा। विवृत स्वर की बात करूं तो आ हो जाएगा। अर्ध विवृत की बात करूं ए आएगा, ऐ आएगा, औ आएगा। और ये आगत स्वर का मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, आप लोगों का वो आगत स्वर का आ मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, तो एक बार प्लीज मुझे मेरे दोस्त थम्सअप कर दीजिए, एक बार प्लीज मेरे दोस्त इसमें थम्सअप कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैं आप लोगों के लिए मेरे दोस्त इसी में वन लाइनर से प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के भी आया हूं। वन लाइनर भी
आप लोगों का जो स्वर से पोर्शन बन सकता है, यानी कि जो स्वर में प्रश्न बचे ना, वो मेरे दोस्त मेरा ऐसा प्रयास इसमें करके मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग व्यंजन पर चर्चा करेंगे, व्यंजन भी पढ़ेंगे। एक बार मुझे यहां तक थम्स अप कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी, ये क्लियर हो गई क्या बात? क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं आगे वन लाइनर पॉइंट की, तो देखिएगा मेरे दोस्त, वन लाइनर में कैसे आ जाएगा आप लोगों को प्रश्न इसमें। ठीक है, देखो अभी मैं देखो यहां पर तो केवल और केवल मैं आप लोगों को वन लाइनर में कंठीय स्वर बता रहा हूं, तालुब्य स्वर बता रहा हूं, मूर्धन्य स्वर बता रहा हूं, ओष्ठीय स्वर बता रहा हूं, लेकिन इनकी परिभाषा भी मेरे दोस्त आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो कंठी की क्या होगी, मूर्धन्य की क्या होगी, तालुव्य की क्या होगी, यह भी पॉइंट मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, वो भी ध्यान में रखना। देखो यहां पर दिया है अर्ध स्वर की, अगर मैं बात करूं यह होता है और वह होता है। आप लोगों ने देखा होगा एक प्रकार से यहां पर कोवा लिखा रहता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और कोए को मेरे दोस्त हम कैसे लिख सकते हैं, कोवा, इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। इसीलिए मेरे वीर इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट भी क्या करना है मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और क्या है पॉइंट आपके ध्यान में रखने वाले, प्राकृतिक स्वर आपसे पूछा जाएगा, ये भोलानाथ तिवारी ने बताया है इनको, यह और वह अर्ध स्वर को, ये पॉइंट याद रखना। वन लाइनर प्रश्न है ये आप लोगों के, वन लाइनर प्रश्न है, ये ध्यान रखना। प्राकृतिक स्वर की बात करूं तो ए आएगा, ई आएगा और ऊ आएगा, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक स्वर होते हैं आप लोगों के मेरे दोस्त। ठीक है, रीरी को काउंट नहीं करते भैया, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, रीरी को नहीं जोड़ते उसमें समृत में। अभी आप लोगों को ये मेरे दोस्त बुक का ही बना हुआ डायग्राम है आप लोगों के सामने सामने दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं मेरे दोस्त रीरी नहीं है। बार बार कॉपी पेस्ट करने से क्या फायदा, वो होता तो मैं आपको खुद ही बता देता अपने आप ही, ऑटोमेटिक ही। ठीक है, आगे देखो, रीरी जहां जुड़ता है वो ये रहा, मूर्धन्य के अंतर्गत जुड़ता है। ठीक, कंठीय स्वर कौन कौन से होंगे, एक ए होगा और एक आ होगा। यहां पर देख लीजिएगा, ये वाला जो आता है आपका कंठ ओष्ठीय, इसको कंठ ओष्ठीय क्यों कहते हैं, इसको कंठ तालुव्य क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है, यह भी बहुत विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। देखो भाई, कंठीय स्वर, इसकी परिभाषा में व्यंजन में आप लोगों को दूंगा, ये स्वर बता रहा हूं वन लाइनर के पॉइंट पर, कि आपसे ऐसा भी पूछ सकता कि निम्नलिखित में से कंठीय स्वर कौन सा है। ठीक है, और मेरे दोस्त ऐसे भी पूछ सकता है कि तालव्य स्वर कौन सा होता है। ठीक, स्लो ही चल रहा हूं भाई, बहुत स्लो चल रहा हूं, इससे ज्यादा स्लो क्या हो सकता है मेरे वीर, इससे ज्यादा स्लो क्या हो सकता है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, एक एक परिभाषा को बता रहा हूं। ठीक है, देखो तालव्य स्वर क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई हो जाएगा। मूर्धन्य स्वर क्या होगा मेरे दोस्त, रीरी। एक प्रश्न यहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, एक प्रश्न जो बनता है वो बनता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से बनता है, कि छोटी ई और छोटी ई ये दोनों के दोनों स्वर कैसे कहलाते हैं, आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और री से रीरी भी जो है ये स्त्रीलिंग में ही माना जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उदासीन स्वर जो होगा और केंद्रीय स्वर ए होता है, इसी को ही मध्य स्वर कहते हैं, इसी को ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं मेरे दोस्त, 8 स्वर। कौन कौन से, आपके सामने ए आ ई उ ए ओ, ये हैं अपभ्रंश में प्यारे दोस्त आप लोगों के स्वर। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया आप लोगों की वर्णमाला में, तो भाई इस प्रश्न को भी मैंने उठा लिया कि कभी बाई चांस आप लोगों की परीक्षा में पूछ ले तो इसको आप आराम से मेरे दोस्त लिख सकते हो। मैं रफ्तार से नहीं चल रहा, बहुत आराम से चल रहा हूं। आगे देखो, मूर्धन्य की बात करूं, री से रीरी होता है। ओष्ठीय स्वर जो होठों से बोले जाते हैं उनको कहते हैं ऊ और ऊ। अगर मैं कंठी की, देखो मैं आप लोगों को परिभाषा दे देता हूं, बाकी मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को व्यंजन में ही। ठीक है, वो होगी परिभाषा इसकी क्या, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा, जीभ जो है ना हमारी, उसका पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, हमारा कंठ ये होता है, ये होता है कंठ। ठीक है, हमारे कंठ को छूता है उसको कंठीय स्वर। और जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का हिस्सा हमारे तालु को छूता है उसको तालुब्य स्वर कहते हैं।
आगे जिन जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा अर्थात मुख से होता है उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे दोस्त हम मूर्धन्य स्वर। ओष्ठीय स्वर वह होता है कि जो होठों से बोले जाते हैं। इस पर आधारित मेरे दोस्त एक प्रश्न आप लोगों का बनेगा, जो ओष्ठीय स्वर होता है इस पर आधारित एक प्रश्न ये बनेगा क्या, कि जो आपका स्वर होता है ओष्ठीय के, मान लीजिए होठों से बोले जाने वाले, एक तो आप लोगों का पै वर्ग आता है, ठीक है, ये पूरा ओष्ठीय पर आधारित होता, और ये भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओष्ठीय व्यंजन या ओष्ठीय स्वर नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे प्रश्न आ जाएगा आप लोगों, ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बात आ रही है सर कंठोष्ठीय स्वर कौन कौन से होते हैं, तो भाई देख लीजिएगा, ओ होता है, औ होता है, ये जो मिलकर बनता है आपको मैंने बताया था ए धन इसके योग से, ऊ के योग से, तो देख लो ए किस में आ रहा है, कंठीय में, ऊ किस में आ रहा है, ओष्ठीय में आ रहा है, ये रहा, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, कंठ ओष्ठीय आपके सामने। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे ये ए की बात करता हूं, ऐसे एडी और ऐसे इनक की, तो यहां देखिएगा अगर मैं इसकी बात करूं, ए है, ये किसके योग से मिलकर बनेगा, ई के योग से, तो आप देख सकते हो ए किस में आता है, कंठ में आता है, छोटी किस में आता है मेरे दोस्त, ये आप लोगों का तालु में आता है, इसीलिए इसको तालुब्य स्वर कहते हैं। इसका कंप्लीट जो डायग्राम है मेरे दोस्त वो ये रहा, देखो आपके सामने, जो आप लोगों को बताऊं कौन कौन सा स्वर कहां पर बोला जाता है वो आप लोगों के सामने है, वो ये रहा, देखो इसका कंप्लीट डायग्राम, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। जितना भरसक प्रयास है मेरे दोस्त आप लोगों के लिए, उतना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ये बात विशेष ध्यान रखना। मैं इतना कहना चाहता हूं भाई, तबीयत की बात मैं बता दूं आप लोगों को, तबीयत मेरी खराब है, खराब क्या, गले में दिक्कत है, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, प्लीज इस बात को ध्यान में रख, ठीक है। चलिए आगे देखो, कंठीय स्वर की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप सभी विद्यार्थियों से, ए और आ होंगे। कंठोष्ठीय स्वर आप लोगों के सामने देखो, जो होठ और कंठ से बोले जाते हैं, कंठ हमारा ये होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा नीलकंठ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव को बोला जाता है। ओष्ठीय होठ को बोला जाता है, ये रहे आप लोगों के, और कंठ भी और तालुब्य भी, ठीक, वो आपके सामने, कंठ ये रहा, तालु ऊपर होता है, एक डायग्राम और है उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, सचित्र वर्णन आप लोगों को दिखा दिया जाएगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। आगे देखो, ये ए और अय होता है, और तालव्य स्वर की बात करता हूं तो दोनों ई हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये होता तालु, ऊपर की तरफ निशान लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और आगे अगर बात करता हूं मूर्धन्य स्वर की, तो मेरे दोस्त मूर्धन्य जो स्वर है आप लोगों का, वो आप लोगों का रिरी होता है, री से रिरी जो होता है वो मूर्धन्य स्वर के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई हो तो एक बार प्लीज मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, यहां तक एक बार थम्स अप कर दीजिएगा प्लीज, एक बार, बहुत बढ़िया, शानदार, एक बार इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। एक विद्यार्थी, कल मैंने कमेंट भी पढ़ा था मेरे दोस्त, एक विद्यार्थी का कमेंट था कि सर वर्ण विच्छेद भी करा दीजिएगा, वर्ण विच्छेद भी हो जाएगा, बेफिक्र रहो, अभी वर्णमाला समाप्त नहीं हुई, जब वर्णमाला समाप्त हो जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक। और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि हमारे पास पुराने नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, और हम नए नोट्स बना रहे हैं, क्या हम नए नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पुराने नोट्स बने हुए हैं और आपके पास मेरे दोस्त समय नहीं है, तो आपको जो नया मिल रहा है, जो नई चीजें मिल रही हैं, उसको आप उसमें नोट कर लो, और अगर आप नए बना रहे हो तो उसमें सारी चीज तो नोट करनी होगी। दूसरी चीज, कुछ बच्चों के कमेंट ये भी थे कि सर हमने पहले विनायक 1.0 से पढ़ा था नवीन भैया से, मैं फिर भी यही बात कह रहा हूं भाई, जो आप लोगों को नया मिल रहा है वो उसमें जोड़ लीजिएगा, वो उसमें जोड़ लीजिएगा, जो नया मिल रहा है, जो नई नई चीजें अपडेटेड मिल रही हैं उसको जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में बुकें संशोधन होकर के आई हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप बेफिक्र रहो, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या आता है। अब देखो मैंने स्वरों का पोर्शन कराया है आप लोगों को, इसमें आपसे प्रश्न पूछे हैं, तो जैसे प्रश्न पूछे हैं
वो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। क्या है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? प्लीज बताएं आप सभी, इसका जवाब बताएंगे। इसका जवाब बताएंगे मेरे दोस्त, इसका जवाब बताएंगे मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। देखो भाई, मैंने कहा तालुव्य होगा क्या? नहीं। द्वित्व होगा क्या? नहीं। द्वित्व व्यंजन वह होते हैं जब दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता, तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आगे स्वर तंत्रीय व्यंजन होता है क्या? नहीं सर, स्वर तंत्रीय तो केवल और केवल है होता है। संयुक्ताक्षर होगा क्या? बिल्कुल सही और सटीक जवाब डी। आप कहोगे सर कैसे, कुछ भी बता रहे हैं इसका जवाब। ठीक है, जो बहुत ही कह रहे हैं, मैंने कुछ की कमेंट ऐसी देखी थी कि आप तेज चलो, कुछ की तो स्लो देखी थी। जो तेज चलने वाले थे वो कह रहे हैं कि सर जी इसका बी होगा। भैया बी जो होगा वो ऐसे वाले शब्द होंगे, ये वाले, जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। बिल्ली, सत्ता, ऐसे कराया जाएगा आप लोगों को, बेफिक्र रहो। यहां पर बोलेंगे संयुक्ताक्षर, 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। यहां देख सकते हो स्वर रहित व्यंजन। अब स्वर रहित व्यंजन हमें कैसे करना पड़ेगा? भाई मान लीजिए मैंने कोई व्यंजन ले लिया, इसको मुझे क्या करना है? स्वर रहित करना है। और जब मैं इसको स्वर रहित करूंगा तो इसके नीचे क्या लगा दूंगा? हल लगा दूंगा। और बाकी अगर मैं बात करूं उसके बाद, जब स्वर सहित व्यंजन से, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तो भाई मान लीजिए ये मैंने लिख दिया स्वर सहित, तो इसके मिलाने से क्या बनेगा? ये बनेगा संयुक्ताक्षर। अर्थात मेरे दोस्त इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन हम लोग इसको कहेंगे। तो आप लोगों के सामने है, मैं फिर से वही बात बता रहा हूं आप लोगों के कि भाई कि जब स्वर रहित व्यंजन ये रहा, ये अपने आप में शुद्ध व्यंजन है। अब इसमें कोई भी स्वर का मेल नहीं है, ध्यान रखना। ये अपने आप में अब शुद्ध व्यंजन हो गया। तो यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है? संयुक्त अक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन बनता है। दूसरा पॉइंट, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? ये यूपीएसआई की परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न, इसका जवाब बता दो। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? इसका जवाब आपका क्या होगा? बताओ भैया, किससे? इससे नहीं होता, अर्थात वी वाले विकल्प वाले। क्यों? क्योंकि ये सर कैसा व्यंजन है? द्विगुण। इसी को सर क्या कहते हैं हम? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। फल हो जाएगा, डमरू हो जाएगा, है ना, जीभ हो जाएगा, इससे हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त किससे नहीं बनता? ये हमेशा शब्द के ये आरंभ में नहीं आता है। इस बात को दिमाग में रखना है आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आप लोगों का कि मूर्धन्य भी हो और ह्रस्व स्वर भी का उदाहरण हो। ये पूछा है यूपीएसआई की परीक्षा 2021 में। जब भी बताया था मैंने स्वरों से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, वो सब आपके सामने है। मूर्धन्य भी हो और ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? पहली बात तो आप ह्रस्व स्वरों को लिख दीजिएगा, कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, और एक होता है मेरे दोस्त रिरी। ये ठीक है। अब इसमें देखिए विकल्प में कौन कौन से दे रखे हैं, जो मूर्धन्य भी हो और ह्रस्व स्वर भी हो। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, देख लीजिएगा क्या है जवाब आपका? ए। बिल्कुल, आप बता रहे हो मूर्धन्य की बात। सर ये क्या है? ये तो सर तालु है, तालुव्य में आता है। ये क्या है सर? ये ओष्ठ में आता है। ये यहां पर गलत हो गया। ठीक है, मूर्धन्य तो है, मतलब सॉरी, ह्रस्व स्वर तो है, उ और ई ह्रस्व तो हैं, लेकिन मेरे दोस्त किस में जाते हैं? तालु में जाते हैं। इसीलिए आप लोग सॉरी, इसको जो है कंठ तालु बोलेंगे, कंठ तालु बोलेंगे इसको। ठीक है, लेकिन ये रिरी जो है बस केवल रिरी, मैंने बताया किसके योग से मिलकर बनता है रिरी? रे धन ई के योग से। किसके योग से मिलकर बनता? रे धन ई के योग से मेरे दोस्त मिलकर बनता